ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सुबह बेटे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस कर रहे थे और लास्ट जब क्लास खत्म हुई थी तो मैंने आपको बताए थे 6 स्टेप्स टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, और हमने स्टार्ट किया था फॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। फिर हमने कहा जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू, देन वी हैव टेस्ट, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटेशन, क्रिटिकल रीजन एंड डिसीजन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन के क्या क्या ये टर्म्स हैं और इनका क्या क्या मतलब है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। सुबह हमने बल्कि प्रैक्टिस भी की थी इसकी कि किस तरह से हम अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सुबह डिस्कस भी किया था, एग्जांपल्स भी की थी, बल्कि आप लोगों ने ही की थी। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हमने न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली लिखना हो तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल से हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ओके, सो अगर हम बात करें, अच्छा, इसके अंदर हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना अपनी हाइपोथेसिस को, वो हम थीटा से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थीटा, वो जो फिजिक्स में आप थीटा पढ़ते थे, आपको बेटा ऑलरेडी पता है मेरी ड्राइंग स्किल्स व्हिच यू कैन ऑलवेज ऑलवेज इग्नोर। ठीक है, उसके ऊपर आपने नहीं जाना, और वो वैसे ही जब ऑनलाइन हो तो मजीद पता हो जाती है। ठीक है, एच नॉट हम कहते हैं, नॉट से याद रखना, एच नॉट हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एच नॉट की अगर हम बात करें तो एच नॉट में, बल्कि इधर अगर आप इक्वल्स ना डालो फिर ज्यादा बेहतर है, इधर आप ऐसा करो कॉलम का साइन डालो, अदरवाइज आपको कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो एच नॉट H naught theta equals to थीटा नॉट, और इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगी। अच्छा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बिकॉज इट इज अल्टरनेटिव HA से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, उसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं। कहाँ गया? ठीक है, सो वो है थीटा ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट केस। तो पहला केस ये हो सकता है, सुबह जैसे हमने ये कहा एच नॉट, कंजम्पशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट डज नॉट डिक्रीज द रिस्क ऑफ सीवीडीज, और अल्टरनेटिव में हमने कहा कंजम्पशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीवीडीज। ठीक है, तो अब हम नल में कह रहे हैं थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि आप मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम करो या ना करो, सीवीडीज का रिस्क बराबर है, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट, यानी थीटा है मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम करना और थीटा नॉट है मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम ना करना, तो दोनों बराबर हैं। यानी हम नलीफाई करें कि नो डिफरेंस एग्जिस्ट, नो डिफरेंस एग्जिस्ट, देयर इज नो डिफरेंस। एच नॉट में मैंने बताया था ना, हम नलीफाई करते हैं, निगेट करते हैं। तो कोई चीज अगर मैं कहता हूं 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है कि 2 में और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, यानी चाहे हम मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम करें या हम मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम ना करें, इन टर्म्स ऑफ रिस्क ऑफ सीवीडीज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑब्वियसली जो बात हम नल में कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट हम अल्टरनेटिव में करते हैं, तो मैंने नॉट इक्वल टू कर दिया। ठीक है, ये वाली बात समझ आइए। सर रिपीट करें।
अच्छा, मैंने बेटे कहा देखो सुबह हमने नल हाइपोथेसिस क्या बनाई थी, अगर मेडिटेरेनियन डाइट वाले एग्जांपल को लेके चलें, जवेरिया आपसे मैं लेता हूँ क्वेश्चन। सो हमने क्या बनाई थी नल हाइपोथेसिस, हमने बेटे बनाई थी देयर इज हमने कहा था कंजम्पशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट does not increase the risk of CVDs. Reduce. बिल्कुल, does not decrease the risk of CVDs। और हमने उसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव बनाई थी कंजम्पशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ CVDs। ठीक है, यही बनाई थी। अब हम इसको न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली कहना है तो हम कैसे कह रहे हैं, हमने H0 अब इसी सेंटेंस को, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि इसी सेंटेंस को मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या कह दिया, H0 में मैंने कहा थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट, यानी चाहे हम मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम कर रहे हैं या हम मेडिटेरेनियन डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे, इफेक्ट बराबर है। नो डिफरेंस ही आ गया ना, डज नॉट डिक्रीज ही आ गया ना। जब इफेक्ट ही बराबर है तो डिक्रीज करेगा ही नहीं। और ऑन द अदर हैंड जो इसका ऑल्टरनेटिव हमने बनाया इक्वल्स टू नल था तो नॉट इक्वल्स टू ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जवेरिया का हैंड रेज जी बेटे। सर हमें नल हाइपोथेसिस बनाने का फायदा क्या होता है अगर हमने नेगेट ही करनी होती है बात तो? गुड क्वेश्चन। इसलिए कि हम टेस्ट हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल्ड करके लिख लो, हम टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं। टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं और नल और ऑल्टरनेटिव दो बनाते इसलिए हैं, एक को हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और दूसरे को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो टेस्ट हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं। जब भी हम अपना स्टेप 6 में डिसीजन देंगे तो वो कभी भी डिसीजन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में नहीं होगा, वो हमेशा नल हाइपोथेसिस के बारे में होगा। हम हमेशा ये कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई या नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने ठीक बनाई थी या हमने ठीक एज्यूम किया था या वो रिजेक्ट हो गई या वो एक्सेप्ट हो गई या उसको कुछ भी हो गया। ऑल्टरनेटिव के बारे में वी आर नेवर एवर गोइंग टू गिव अ डिसीजन, we are always going to give a decision in the favor of or against null hypothesis. Clear? Yes sir. ठीक, और किसी को कोई बेटे कंफ्यूजन? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको भी क्लियर नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। कैन यू रिपीट? नो, क्या समझ नहीं आया वो मुझे बताओ बेटे। जी ईशा, क्या बेटे एग्जैक्टली समझ नहीं आया ये मुझे बताओ। किसको समझ आया? कौन बताएगा, कौन रिपीट करेगा ईशा के लिए, या अगर और किसी को समझ नहीं आया कौन बताएगा? नल हाइपो, ये तो हमने सुबह बेटे आप क्लास में लेट थे ना इसलिए आपको नहीं पता चला। हमने आधा घंटे की बात की थी और एग्जांपल्स भी की थी। जी सर आपने ये बोला है कि जो टेस्ट हम करते हैं वो हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। हम कभी भी, ये एज अ रूल है कि हम कभी भी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको ये नहीं कहेंगे कि वो हमारा अप्रूव हो गया या डिसअप्रूव हो गया। हम हमेशा नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और जो टेस्ट करेंगे हम उसमें यही कहेंगे कि ईदर इट वाज ओके या फिर ओके नहीं था। क्यों नहीं था फिर वो आगे हमारा रिजल्ट बताएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। एक मैंने ये बात बताई। दूसरा मैंने ये बताया कि नल हाइपोथेसिस में, जो ईशा आप सुबह आपने नहीं अटेंड किया था, नल हाइपोथेसिस में हम अपनी हाइपोथेसिस को हमेशा निगेट कर रहे होते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो बात हमने नल में कही होती है उसके ऑपोजिट हम बात कर रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है।
सर ऑल्टरनेटिव में हम लोग अपने वाले के ऑपोजिट बात करते हैं। नल के ऑपोजिट बात करते हैं, जो हमने नल बनाई होती है। यानी कि जो हमारा अपना हाइपोथेसिस होता है उसके फेवर में। नहीं, देखो अपना हाइपोथेसिस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी सुबह डिस्कस किया, इनटेक ऑफ कैल्शियम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रिकेट्स। ये मैं चेक करना चाह रहा हूं क्या वाकई कैल्शियम इनटेक अच्छा करने से रिकेट्स का रिस्क कम हो जाता है। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन, ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैंने बनाना है, मैंने करनी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसका पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब मेरा नल हाइपोथेसिस बनेगी, intake of calcium does not reduce the risk of rickets. Intake of calcium does not reduce the risk of rickets. Alternative बनेगी, intake of calcium reduces the risk of rickets. ओके सर। तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस कुछ भी चेक करना चाहें, नल में हमने हमेशा निगेट ही करना है। ओके सर। और ऑल्टरनेटिव में हमेशा नल के उलट ही बात करनी है, नो मैटर व्हाट। और सर मोस्ट केसेस में फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च क्वेश्चन के वही सेम होगा, है ना? हाँ, मोस्ट केसेस में, बट जरूरी नहीं है, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं। ठीक है, मोस्ट केसेस में, बट हमेशा नहीं। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जो अभी जवेरिया ने रिपीट की थी, कि हम डिसीजन हमेशा, हम टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं, डिसीजन हमेशा नल हाइपोथेसिस के बारे में देते हैं, अल्टरनेटिव के बारे में कभी भी नहीं हम डिसीजन लेते या उसको टेस्ट नहीं करते। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आपके, मैं पहले ही एड्रेस कर देता हूं अगला क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई हमारी तो रिसर्च हाइपोथेसिस एक्चुअली अल्टरनेटिव वाली थी, उसको तो हम टेस्ट ही नहीं कर रहे, ये है ना क्वेश्चन। यस सर। हम तो नल को टेस्ट कर रहे हैं और नल के ही बारे में डिसीजन दे रहे हैं अपना, जाहिर है जिसको टेस्ट करेंगे डिसीजन भी उसी के बारे में। तो उसका बेटे जवाब सिंपल सा है कि देखो नल को हम टेस्ट कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट बाय रूल हमने नल ही को टेस्ट करना है, लेकिन नल को टेस्ट कर रहे हैं। नल का टेस्टिंग एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। लेट से मैं ये कहता हूं कि नल हाइपोथेसिस गलत है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि क्योंकि जो बात हम नल में कर रहे थे वो गलत है, वो रिजेक्ट हो गई है, तो सही कौन सी वाली बात है? ऑल्टरनेट वाली। ऑल्टरनेट वाली, करेक्ट। या इसी तरह अगर हम कहते हैं कि नल एक्सेप्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो बात हमने नल में कही वो ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव वाली बात है वो क्या है, वो गलत है। तो इवेंचुअली जो भी हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है उसका ही डिसीजन हमें मिलेगा। बट टेक्निकली स्पीकिंग हम ये कहते कभी नहीं है कि ऑल्टरनेटिव इज एक्सेप्टेड और इट इज रिजेक्ट। हम हमेशा ये कहेंगे नल इज एक्सेप्टेड, नल इज रिजेक्ट, ये याद, ठीक है। तो होपफुली अब ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, गोइंग बैक, अब जनाब मैंने ये कहा कि ये हमारा फर्स्ट केस होगी। अच्छा, अब क्या आपको कोई और ऑप्शन भी जहन में आती है? अगर आप फर्स्ट नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखो, क्या आपको कोई और तरह की भी नल और अल्टरनेटिव दिमाग में आती है कि वो हो सकती है?
any wild idea, any wild guess? तो ऐसे भी तो हो सकता है जो ऑल्टरनेटिव में ये इज नॉट इक्वल टू है, ये फर्स्ट वाले में हो जाए, मतलब ये जो एच नॉट है इसके अंदर नल में। यानी नल में नॉट इक्वल टू हो जाए? जी नहीं, ऐसा कभी भी बेटे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? अब अभी मैंने बताया कि नल में हम हमेशा नलिफाई करते हैं। अगर हम नॉट इक्वल टू नल में ले आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम नलिफाई नहीं कर रहे, जो कि पॉसिबल ही नहीं। नल में हमेशा नलिफाई हो। या इन अदर वर्ड्स जो हम क्वेश्चन जो इक्वेशन बनी हुई है ये क्या है? ये H1 क्या होता है? कौन पूछ रहा है? ईशा, किसने पूछा ये? पहले तो मुझे बताओ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना ये। और सर फिर HA क्या हुआ? GHA क्या होता है? HA ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होना चाहिए। तो है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही है। तो H1 क्या होगा? और H1 भी अल्टरनेटिव ही है, उसी का नाम है क्योंकि स्लैश लगा हुआ है दोनों में, और सर ने अभी बताया ये। ओके। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HA से भी कर सकते हैं, और नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, सेकंड केस हमारे पास नल हाइपोथेसिस का ये हो सकता है कि थीटा, और फिर उसे एक और बात बताते हैं, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू, ये थीटा कितना छोटा होगा, थीटा नॉट वर्सेस, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? कौन बताएगा? इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? जी, ग्रेटर देन। वेरी गुड, ग्रेटर देन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। अब आपको सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन मैं बता देता हूँ, ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा। नल और अल्टरनेटिव ये कौन सा है तो वो कौन सा है। लेफ्ट साइड पे देखो, नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल्स का साइन नजर आएगा। फर्स्ट केस में देखो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, सेकंड में देखो लेस देन और इक्वल टू, डला हुआ है, डला हुआ यस है सर। नल। तो नल की आइडेंटिफिकेशन ब्लाइंडली आप कर सकते हो जिस इक्वेशन में इक्वल्स का साइन आ रहा है, भले वो कंप्लीटली इक्वल्स टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो, वो नल हाइपोथेसिस है। ऑन द अदर हैंड ऑल्टरनेटिव में कभी इक्वल्स का साइन हो ही नहीं सकता। अब आप फर्स्ट में देखो इज नॉट इक्वल टू का साइन है, और सेकंड में देखो ग्रेटर का साइन है, ऐसा ही है। ऐसा है या नहीं है? सर इस बात को फिर रिपीट करें। मैंने सिंपली ये कहा कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल्स का साइन नजर आएगा, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वल्स का साइन नजर नहीं आएगा। ये तीन तरह की हमारी नल वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। चौथी तरह की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। ओके सर। सो अब अगर आप लेफ्ट साइड देखो तीनों इक्वेशंस की, जहां नल है तो तीनों इक्वेशन में आपको इक्वल्स का साइन नजर आ रहा है, और अगर आप राइट साइड देखो तीनों इक्वेशंस की जहां ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो तीनों में आपको इक्वल्स का साइन नहीं नजर आ रहा।
तो ब्लाइंडली आप कहीं पे भी ये पता कर सकते हो कि आपके पास नल हाइपोथेसिस कौन सी और अल्टरनेटिव कौन सी। ठीक है, जी बेटे, क्लियर हुई है बात? यस सर। नहीं, जितने ढीले रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना मुझे, पक्का। कोई इसको रिपीट कर सकता है मेरे लिए? सर आपने ये बताया कि जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हमेशा इक्वल्स का साइन आएगा, और जो दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें कभी भी इक्वल का साइन नहीं होगा, और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस के। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास अल्टरनेटिव है, और जो थीटा नॉट है वो नल को शो कर रहा है। जैसे आपने पहले बताया था कि जो मेडिटेरियन डाइट हम कंज्यूम करेंगे तो वो थीटा है, यानी जस्ट लेट्स सपोज। और थीटा नॉट जो है कि अगर हम मेडिटेरियन डाइट कंज्यूम नहीं करेंगे, तो यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस में हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा था या नियर टू इक्वल का आ रहा था, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोगों ने इस चीज को बिल्कुल ही कर दिया कि ये इक्वल नहीं होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा, ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, सही है, ये भी ठीक है। अब यहां तक किसी और का कोई क्वेश्चन? सर जी, सर जो नल हाइपोथेसिस होते हैं वो भी आपने कहा था कि हमेशा निगेट करता है, तो अगर वो इक्वल का अगर उसमें साइन आता है तो फिर तो निगेट ना हुआ ना। नहीं बेटे देखो, यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इक्वल्स का साइन आने का मतलब क्या है? कि इक्वल्स वो का साइन, हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस सेम होगा। देखो एक दूसरे पे आपकी जबान में समझाता हूँ, सब्र करो। ये मुश्किल टॉपिक है, कोई इशू नहीं है। इफ यू हैव क्वेश्चंस तो कोई मसला नहीं। स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? यस सर। यस सर। E फॉर ईशा, A फॉर अलीना। अगर हम ये कहें ईशा इज इक्वल टू अलीना, इन अदर वर्ड्स इसका क्या मतलब है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईशा एंड अलीना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस सर। तो निगेट हो गया या नहीं हो गया? जब आप दो चीजों को इक्वल हाँ कह नो देते हो तो इसका मतलब है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, तभी तो इक्वल है। तो निगेट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यही बात। देखा अपनी सर जुबान ग्रेटर कैसे। की कोई एग्जांपल दे रहे हैं, ग्रेटर और लेसर की। ग्रेटर और लेसर की बिल्कुल इसी तरह। नहीं, अब स्टूडेंट्स की नहीं दे सकते। अच्छा ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, मेरी ये हाइपोथेसिस है कि टुमारो टेम्परेचर विल बी लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब मेरी नल हाइपोथेसिस है लेस देन और इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, और ऑल्टरनेटिव बन जाएगी ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है या नहीं ठीक?
हमेशा जरूरी तो नहीं है ना कि हम एग्जैक्ट इक्वल टू और एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू के टर्म्स में सोचें। हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, समथिंग लेस देन समथिंग, समथिंग ग्रेटर देन समथिंग। Yes, sir. ठीक है, टुमारो देयर विल बी greater than 70% chances of rainfall. तो थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा नॉट, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, लेस देन 70% चांसेस ऑफ रेनफॉल। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और कोई Thank you. क्वेश्चन पूछो बेटे, पूछने से समझ आएगा। ये मुश्किल टॉपिक है, नया टॉपिक है, और इस पे आगे के सारे लेक्चर्स डिपेंड कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक सेकंड। अच्छा, ओके, ऑल्टरनेटिव में assumption नहीं होती। नहीं बेटे देखो, बात ये नहीं है, हाइपोथेसिस नाम ही assumption का है। हाइपोथेसिस नाम ही assumption का है, भले वो नल हो या ऑल्टरनेटिव हो या कोई भी हो। अभी तो देखो ना, खुद सोचो कि ये हाइपोथेसिस क्या चीज है। ये वो स्टेटमेंट है जो हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो। अभी हमने उसको टेस्ट करना है, तो जब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर लेते वो तो assumption ही है ना, इट रिमेन्स टू बी द हाइपोथेसिस। वो तो चेंज, अभी हम उसको कंफर्म तो नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डिसीजन स्टेप नंबर 6 नहीं आ जाता। ठीक है, ये वाली बात समझ आइए आप। अच्छा, थर्ड वाले में 70% चांस ऑफ रेन वाली एग्जांपल समझा। अच्छा, मैंने बेटे ये कहा था सिंपली कि अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कल 70% से ज्यादा बारिश का चांस है, या कल बारिश होने की 70% से ज्यादा चांसेस हैं, तो मेरी अब नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, मोर देन और इक्वल टू 70% chances of rainfall against alternative less than 70% chances of rainfall। तो जैसे मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस की सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि उसमें हमेशा इक्वल्स की हम बात करेंगे, इक्वालिटी का साइन आएगा। तो जब मैंने नल हाइपोथेसिस कही मोर देन 70% और इक्वल टू 70% चांसेस ऑफ रेनफॉल, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि इक्वल्स की बात हो रही है तो ये नल है। और दूसरी हाइपोथेसिस मैंने बनाई लेस देन 70% चांसेस ऑफ रेनफॉल, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं हो रही तो लेस देन वाली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
तो नल में या तो हम निगेट और बिल्कुल नलिफाई कर रहे हैं, या फिर हम सिंपली इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी का साइन बीच में आ रहा है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन, दो तरह से आप इसको याद रख लो। या तो आप एब्सोल्युटली नलिफाई या निगेट कर रहे हो, वो जो पहले इक्वेशन मैंने बनाई थी इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स, या फिर जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन बनाई है, आप नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी का साइन ढूंढ लो। तो जहां पे इन दोनों में से कोई एक चीज है वो नल हाइपोथेसिस है। और ऑल्टरनेटिव में सिंपली ये याद रख लो कि कभी भी इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं हो। That's it. अब हुआ है क्लियर? यस सर। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप था जनाब सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल बेटे होता है परसेंटेज ऑफ सैंपल मीन्स, percentage of sample means that is outside certain prescribed limits. Percentage of sample means that is outside certain prescribed limits. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर सादा से अल्फाज में समझाना चाहूं तो ये है कि जो हम हाइपोथेसिस, आपको याद है मेरी एक बात मैं कई बार क्लास में करता हूं कि स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज हम वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, नॉट विद द कांस्टेंट्स जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, और इसके अलावा हम हमेशा सैंपल लेके उसके ऊपर काम करते हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हमारा रिजल्ट जो भी आता है हम कभी ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्युटली 100% ऐसा ही है, ये हम कभी नहीं कह सकते। याद है ना ये मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का सादा से अल्फाज में मतलब बेटे ये है कि इस बात का कितने परसेंट चांस है कि जो हाइपोथेसिस हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो किसी एरर की वजह से ये रिजल्ट दे रही है। सिंपल, यानी हम मार्जिन ऑफ एरर क्या रखने जा रहे हैं, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, और वो जी आउटसाइड सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से क्या मतलब हुआ? कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा हाइपोथेसिस यहां से लेके यहां तक आएगा। बेल शेप कर्व याद करो, बेल शेप कर्व याद करो, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन याद करो। जो डेटा प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर जाएगा आउटलायर्स में, वो आउटसाइड सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स है, वो हमारा। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे ना? सॉरी, जो हमारे बेल्ट की शेप से आउटसाइड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे ना? आउटसाइड होगा जो, बिल्कुल जो आउटसाइड होगा। ठीक है, तो अब हम सिग्निफिकेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और वो ज्यादातर 3 लेवल्स होते हैं। 1% होता है, 5% होता है और 10% होता है। 1% का क्या मतलब है? 0.01। 5% का क्या मतलब होता है? 0.05। और 10% का क्या मतलब होता है? 0.10। यही मतलब है ना? 1% 1 डिवाइडेड बाय 100, 5% 5 डिवाइडेड बाय 100, 10% 10 डिवाइडेड बाय 100। सर एक्सक्यूज मी, जी जी
सर मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। क्या चीज समझ नहीं आई बेटे? सर मुझे ये स्टार्ट से नहीं ये बात समझ आ रही, मैंने ट्राई किया कि समझ आ जाए। ये सर्टन आउट जो हम लोगों ने बात की है कि मैं जो रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। सिग्निफिकेंस लेवल का बेटे मतलब ये है कि कितने परसेंट चांस है कि हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट एक्चुअली वो नहीं है जो हम स्टेप 6 में डिसीजन लेके बताएंगे। कितने परसेंट चांस है कि जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो किसी एरर की वजह से है, एक्चुअली में वैसा रिजल्ट नहीं है। ये कितने परसेंट चांस है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता दो। ठीक है, ओके सर। अब जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है एरर का चांस उतना ही ज्यादा है, ऐसा ही है। टेन परसेंट पे एरर का चांस ज्यादा है, 5% पे उससे कम, 1% पे सबसे कम। ठीक है, यस सर। ये बात समझ आई है? सर अल्फा क्या यस। है? अल्फा हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ओके सर। अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर आप अपनी स्टडी को अच्छा बनाना चाह रहे हो तो आइडियली आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा जिसको हम डिनोट करें जिससे, वो 1% लेना चाहोगे, 5% या 10%? अगर आप अपनी स्टडी को 1%। बहुत अच्छा बनाना, 1%। 1%, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। यानी हम अपने एरर को बिल्कुल मिनिमम रखना चाहेंगे, बिल्कुल ठीक है, 1%। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा सैंपल साइज। तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज और बाकी सारी फाइनेंसेस और ये चीजें की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए मैक्सिमम सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने अल्फा को या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 1% रख सकें। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम इसको 5% रखते हैं। 10% फिर बहुत ही लो ऑथेंटिसिटी कंसिडर होती है, तो 10% भी हम नहीं रखते, यूजुअली हम इसको 5% रखते हैं। सर यूजुअली जो आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, उनमें लिखा हुआ होता है कि लेस देन 5 या इस तरह, तो वो ये सिग्निफिकेंस लेवल बता रहा होता है ना उनका? यही बता रहा हूँ, बिल्कुल यही बता रहा हूँ। देखो, एक और चीज, अल्फा या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टडी शुरू करते हुए आपने हमेशा खुद डिसाइड करना है। ठीक है, तो भले आप 1% रखना चाहो, 5%, 10%, लेकिन मैंने बताया कि इसको जनरली हम 5% रखते हैं। दूसरी बात, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट 5% रखोगे। अगर आपको पेपर में ये गिवन क्वेश्चन में नहीं है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा कितना है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट 5% ही एज्यूम करोगे। करेक्ट, ये याद रखना। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो अल्फा इक्वल्स टू इतने परसेंट। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो आंखें बंद करके अल्फा 5% लेना है।
क्लियर? यस सर। क्वेश्चन, अगर हमारे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 100% या 1? हाँ यस सर। ठीक है, अगर अल्फा 5% है तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 95 रिमेनिंग कितना रह गया? 95 95%। अल्फा 5% होने का मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा 5% चांसेस ये हैं कि वो रिजल्ट एक्चुअल नहीं है बल्कि किसी एरर की वजह से है। यहां तक बात क्लियर है? ये 2 दफा मैंने पहले भी की है। यहां तक बात क्लियर है बेटे? 5% रिजल्ट, चांस ये है कि 5% रिजल्ट एरर की वजह से है, नॉट एक्चुअल। ऑन द अदर हैंड इसका ये भी मतलब है, इसका सेकंड डायमेंशन ये भी है कि वी आर, लिख लो, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द रिजल्ट इज दिस, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर एरर 5% है तो 95% हम श्योर हैं, 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि रिजल्ट यही है। करेक्ट? ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ऑन द अदर हैंड अगर अल्फा 1% है तो वी आर तो 99% 99% रिजल्ट जो होगा वो श्योर होगा। श्योर होगा। इसी तरह अगर अल्फा 10% है तो वी आर 90% कॉन्फिडेंट कि हमारा रिजल्ट सही है। क्लियर? यस सर। आगे चलें। यस सर। स्टेप 3 क्या था? टेस्ट स्टैटिस्टिक, नॉट स्टैटिस्टिक्स। याद है ना, डिफरेंस बताया था दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स? कौन बताएगा फटाफट से? डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स। जी डे 1 पे बताया था। स्टैटिस्टिक में हम लोग सिंगल आइटम को स्टडी करते हैं। ईशा 4th फ्लोर पे भी नहीं हम बेटा बैठे हुए कि मैं धक्का दे सकूं। ओह, कौन बताएगा? अफसोस की बात है, मैंने कहा ये तो शायद सबको बताओ, और 2 बार मैं क्लास में बहुत क्लियरली बता चुका हूँ। मुझे याद है मैंने एग्जांपल भी दी थी कि लोग पेपर में ऊपर लिखे होते हैं बायोस्टैटिस्टिक, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। याद है ये बात मैंने कही थी? जल्दी बताओ। यस सर। ये बताया स्लाइड्स था में भी आपने। आपके पास इवन है फर्स्ट लेक्चर की। जल्दी करो सर शाबाश। और रन। सर एक में हम लोग वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं और
एक में हम कांस्टेंट के साथ डील करते हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल गलत बताया, तो उसकी बात है। अंजलि बिल्कुल गलत है, क्या हो गया बेटे, आप सबको हद हो सर गई है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सर डेटा को स्टैटिस्टिक्स जो होता analyze है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन स्टैटिक जो होता है वो आई स्टैटिक थिंक सो कुछ नहीं सब्जेक्ट होता ही नहीं। बेटे, स्टैटिक कुछ नहीं होता, फिजिक्स जैसे का नहीं हम स्टैटिस्टिक्स पढ़े। जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है। वो क्या होता है फिर वो? सर स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा को इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं प्रॉपर ग्रुप और अनग्रुप की फॉर्म में, और स्टैटिस्टिक में हम लोग सिर्फ सिंगुलर डेटा को पढ़ते हैं, सर सिंगुलर आपने बताया था शायद गलत। स्टैटिस्टिक जो होता है वो एक 1 पैरामीटर ही होता है सिर्फ, शायद मतलब 1 पैरामीटर पे डिपेंडेंट होता है, या इस तरह कुछ बताया था। शाबाश मरियम निसार, आपने भी बेटे बिल्कुल गलत लिखा है, कहानी है जो पूरी इतनी लंबी टाइप की है, कोई तुक नहीं है इसकी। निकालो स्लाइड्स, निकालो फर्स्ट लेक्चर की, खुद बताओ। हद हो गई है, मैंने तो ऐसे बाय द वे पूछ लिया, जल्दी करो निकालो, दोनों की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में। खोलो स्लाइड्स खोलो। जल्दी। सर यहाँ पे तो स्टेटिस्टिक का ये लिखा हुआ है कि इट मेजर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम सैंपल। अच्छा तो फिर क्या मसला क्या है इसमें? पता क्या चला इससे? सर हम सिलेक्टिव पीपल का जो है वो इसमें सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं, और इससे जो है वो हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं फॉर पॉपुलेशन। किसी हद तक। अच्छा स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? जैसे आप में से 2-3 लोगों ने कहा स्टेटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट, और वो क्या करता है? फर्स्ट स्लाइड पे डेफिनेशन है, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, ये क्या है? स्टेटिस्टिक्स विद द एस एट द एंड। ठीक है, अब आ जाओ स्टेटिस्टिक क्या होता है। वो जिस स्लाइड से जवेरिया ने डेफिनेशन पढ़ी है वहां पे 2 टर्म्स लिखी हुई है, एक पैरामीटर है और एक स्टेटिस्टिक है। आ रही है नजर 2 टर्म्स स्लाइड पे? यस सर आ रही हैं। मैंने Yes, sir. बताया था P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर, S फॉर सैंपल, S फॉर स्टेटिस्टिक। सर याद हम है? सिंगल इंडिविजुअल का डेटा लेते सिंगल इंडिविजुअल का बेटे कोई मतलब नहीं है, सैंपल और पॉपुलेशन का डिफरेंस है। सिंगल और 2 और 3 और 4, सिंगल इंडिविजुअल का क्या मतलब है? सैंपल तो 6000 का भी सैंपल हो सकता है, तो वो क्या सिंगल इंडिविजुअल है? डिफरेंस है सैंपल और पॉपुलेशन का। जो मेजर आप पॉपुलेशन से लेते हो पूरी की पूरी वो होता है पैरामीटर, और जो मेजर आप सैंपल से लेते हो वो होता है स्टैटिस्टिक। लिखा हुआ उस स्लाइड पे या नहीं? यस सर। फिर याद रखना, ठीक है।
अफसोस हुआ है वैसे। यस सर। ओके, सो स्टेप 3 है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कि हमने अपने स्टैटिस्टिक को टेस्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन आवर स्टडी। वो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो उसमें जी टेस्ट होता है, उसमें टी टेस्ट होता है, उसमें एफ टेस्ट होता है, उसमें काय स्क्वायर टेस्ट होता है, काय CHI, चाय नहीं पढ़ना, इसको काय पढ़ना, ठीक है। काय स्क्वायर, जैसे स्क्वायर के स्पेलिंग्स होते हैं, SQUARE। तो जो भी हम टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो स्टेप नंबर 3 में वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला हम लिखते हैं। टी टेस्ट का अपना फॉर्मूला है, जी का अपना है, एफ का अपना है, काय स्क्वायर का अपना है, सो व्हाटएवर। सो जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं थर्ड स्टेप में, उस टेस्ट को हम लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है? जी, स्टेप नंबर 4 क्या है? सो गए हो सारे? बेटे सब सो गए हो? नो सर। मुझे लग तो ऐसे ही रहा है। फिर ब्रेक दे दे थोड़ी देर। क्लास खत्म होने वाली है 2 मिनट में। ओह, मैंने सादा सी बात स्टेप पूछी है, नंबर मेरा 4 कंप्यूटेशन। फिर कंप्यूटेशन। शुक्र है। मैंने कहा पता नहीं मैंने शायद कुछ खतरनाक पूछ लिया। सर बच्चे मैसेज में बता रहे थे। बच्चे कहाँ से? मोहल्ले के बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं? अठारह प्लस इज नॉट अ बच्चा। अच्छा ठीक हो गया। कंप्यूटेशन क्या होती है? क्या कंप्यूट करना क्या होता है? सर What is- वैल्यूज को, डाटा को पुट करना एक्सेल में या किसी भी जगह पे, इस तरह। यस सर। ठीक है, तो कंप्यूटेशन सिंपली मींस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। तो अब आपकी जो भी वैल्यूज हैं स्टेप नंबर 4 में आपने अपने फॉर्मूला में वो सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस निकालनी। सिंपल, ठीक है। तो कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। किसी सॉफ्टवेयर में पुट करो या मैनुअली, आप लोग तो मैनुअली ही करोगे, ठीक है। तो दिस इज स्टेप। नेक्स्ट फिर स्टेप 5 और 6 को इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा जी, लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने की तो है, शुड आई अपलोड? चलो मैं कोशिश करूंगा कर दूं आज। सर प्लीज दोनों को अपलोड कीजिएगा, मैंने शुरू में सुबह यस मिस सर, किया प्लीज था। प्लीज। अच्छा मैं यस सर, दोनों। मैं ये सर सुबह लाइट नहीं थी और मैंने भी कुछ क्लास समझ नहीं नहीं आया ली। शुरू में। अच्छा जज्बाती लोगों, अच्छा ओके ओके ओके, कर देता दोनों कर देता, ठीक है। टेंशन ना लो, कर देता हूं मैं और फिर लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटे। बट ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आने वाले इंशाल्लाह ताला सेमेस्टर एंड तक। जितने लेक्चर्स होंगे वो सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ही हैं। तो इसलिए अगर आज वाले दोनों लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे तो फिर आगे गड़बड़ रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जिसका जो पोर्शन मिस हुआ है वो जरूर उनको ध्यान से अंडरस्टैंड के लिए, नहीं समझ आती तो प्लीज गेट बैक टू मी, डू आस्क, ठीक है। अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है सबकी, इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सो अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफ़िज़।